बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 14 गुणनखंडन। और इससे पिछले वीडियो में प्रश्नावली 14.1 के उदाहरण हल कर चुके थे। आज हम हल करेंगे वो 14.1 के प्रश्न जो कि आधारित है व्यंजकों के गुणनखंडन पर। और इनमें जो विधियाँ यूज़ हो रही है वह है सार्वगुणनखंडों की विधि और पुनः समूहन विधि। तो हल करते हैं। प्रश्न पहला देखिए, प्रश्नावली 14.1 प्रश्न पहला, दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड आपको ज्ञात करना है। ये हम समझ चुके हैं कि सार्वगुणनखंड क्या होता है। सार्व मतलब जो गुणनखंड इन दो व्यंजकों में कॉमन हो वह कहलाता है सार्वगुणनखंड। आपको ये दो व्यंजक दिए गए हैं, इनके सार्वगुणनखंड आपको बताने हैं। तो एक एक करके हल करते हैं हम। देखिए पहला हल, 12x, इसके सार्वगुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। इसका मतलब पहले इसके गुणनखंड करें, इस पहले व्यंजक के गुणनखंड करने होंगे। तो यहाँ पे है 12। अब 12 के अभाज्य गुणनखंड याद करना आपको आता है, कक्षा 7 में हम सीख चुके हैं। देखिए 12 एक सम संख्या है तो 2 से भाग लगेगा, 2 छंग 12, फिर 2 का लगाया 2 तिया 6, फिर 3 का लगाया 3 एकम 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3 और साथ में x भी है तो गुणे में आ जाएगा x। दूसरा व्यंजक है यहाँ पर 36। 36 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। ये भी एक सम संख्या है, 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। तो ये क्या हो गए 36 के अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यही मिले हैं हमको। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ये यहाँ पर 1 3 है और यहाँ पे भी 1 3 है। इसके अलावा ये x यहाँ पर नहीं है, ये 3 यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं आप, इसलिए सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो सार्वगुणनखंड क्या हो गया इन दोनों का, 12। क्लियर है, ये समझ में आया। तो चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। देखिए हल, 2y के गुणनखंड करते हैं। 2 अभाज्य संख्या ही है तो ये आ गया 2, गुणे में y है तो ये लिख दिया गुणा y। दूसरा व्यंजक क्या दिया गया है यहाँ, 22xy। 22 के आपको करने हैं अभाज्य गुणनखंड। 11 एक अभाज्य संख्या है, 11 से जाएगा, 11 दूनी 22 हो गया, फिर 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 2 एकम 2। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए आपको, 11 गुणा 2, इंटू में x भी आएगा और इंटू में y भी आएगा। आप यहाँ से सार्वगुणनखंड बता सकते हैं। सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 यहाँ भी है, ये 2 यहाँ भी है, ये y यहाँ भी है, ये y यहाँ भी है। तो क्या आया, 2 गुणा y, मतलब क्या आ गया, 2y। यही उत्तर होगा। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 हल, पहला व्यंजक है 14pq। 14 के आपको करने होंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 सत्ते 14, 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 एकम 7। तो क्या आ गए अभाज्य गुणनखंड, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, गुणा में p भी है, गुणे में q भी है। दूसरा व्यंजक क्या दिया है यहाँ, 28p स्क्वायर q स्क्वायर। तो आपको करना होगा 28 का अभाज्य गुणनखंड। सम संख्या है, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 एकम 7। क्या प्राप्त हुआ हमको, 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 7। p कितनी बार है, 2 बार। q भी कितनी बार है, 2 बार। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये 2, ये 2, ये 7, ये 7, ये p, ये p, ये q, ये q। इसलिए सार्वगुणनखंड क्या लिख सकते हैं, सार्वगुणनखंड क्या लिखा, ये 2 गुणा ये 7 गुणा p और गुणा q।
7 दूनी 14 PQ। तो 14 PQ सार्वगुणनखंड होगा किन दो व्यंजकों में? इन दोनों व्यंजकों में। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा हल देखिए, दो व्यंजक दिए गए हैं 2x और 3x², यहाँ 3 व्यंजक दिए गए हैं और 4, इनमें आपको सार्वगुणनखंड निकालना है। तो तीनों का पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड रूप में लिखते हैं। देखिए 2x, तो ये हो गया 2 गुणा x। अभाज्य गुणनखंड या अखंडनीय गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसके होते हैं? प्राकृत संख्याओं के। क्लियर है? अब देखिए दूसरा क्या है? 3x²। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, x 2 बार लिखना होगा आपको, स्क्वायर है। और 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2, ये लिख दिया 2 गुणा 2। अब देखिए 2 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, अतः सार्वगुणनखंड क्या हुआ? कुछ भी नहीं आ रहा, सार्वगुणनखंड। अब देखिए कि सभी के गुणनखंड में आप 1 से गुणा तो लिख ही सकते हैं, ये शो नहीं करते क्योंकि 1 से गुणा शो करने की ज़रूरत नहीं होती। जब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, मतलब आप क्या लिख सकते हैं? एक तो कॉमन है ही, सब में 1 का गुणा लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा? 1, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो इनका सार्वगुणनखंड क्या होगा? 1। क्लियर है? समझ में आया? एक तो सबका गुणनखंड होता ही है। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा हल देखिए, 1 2 3 3 व्यंजक दिए गए, एक एक को लेके हम इसके अखंडनीय गुणनखंड करते हैं। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। गुणे में क्या आ जाएगा? A B और C। और क्या है दूसरा व्यंजक? 24 AB²। देखिए 24 के अभाज्य गुणनखंड, सम संख्या है, 2 से भाग लगा सकते हैं, 2 छंग 12, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 2 एकम 2। तो अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 इंटू A इंटू B। कितनी बार आएगा? स्क्वायर है इसलिए 2 बार। और तीसरा व्यंजक है 12A²B। 12 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ये इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। तो क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3, A 2 बार आएगा और B 1 बार आएगा। आप यहाँ से सार्वगुणनखंड निकाल सकते हैं। सार्वगुणनखंड देखिए क्या क्या है, ये 2 है, यहाँ ये भी यहाँ है, यहाँ भी है, 3 आ गया, यहाँ 3, यहाँ 3, तीनों में है, ये 3 भी आ गया सार्वगुणनखंड। A देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। B देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। C, इस वाले में C नहीं है, इसमें भी C नहीं है। तो क्या आया? ये 2 है सब में तो ये 2, ये 3 है सब में तो ये 3, A है सब में तो ये A, और B है सब में तो ये B। तो 3 दूनी 6 AB क्या हो गया? सार्वगुणनखंड हो गया। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। छठा हल, 1 2 3 3 व्यंजक दिए गए, एक एक को लेके अखंडनीय गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 16, देखिए 16 एक सम संख्या है, 2 से भाग लगेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 और फिर 2 से 2 एकम 2। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। कितनी बार आया है? 2 4 बार। देखिए 1 2 3 4 x³। x कितनी बार लिखा जाएगा? 3 बार। दूसरा व्यंजक है -4x²। तो अब 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2, परंतु माइनस भी है तो 1 के साथ आपने लगा दिया माइनस। 4 को लिख दिया 2 गुणा 2। इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4 और ये माइनस, दोनों के साथ माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एक ही के साथ आपको लगाना है माइनस। आगे देखिए गुणे में आएगा x। कितनी बार है x? स्क्वायर है मतलब 2 बार। तीसरा व्यंजक है 32x। तो 32 के हमने किए अभाज्य गुणनखंड। सम संख्या है 2 से 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये क्या आ गया इसके अभाज्य गुणनखंड? 1 2 3 4 5 बार आया है 2। 1 2 3 4
5 और x एक ही बार है तो ये लिख दिया x। अब आपको बताना है इसलिए सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा। देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 1, ये 2 सब में है तो यहाँ लिख दिया 2, फिर ये 2 2 और ये 2 एक बार और आया, फिर अब यहाँ पर 2 नहीं है तो अब 2 कॉमन नहीं आ सकता। अब देखते हैं हम x, 1 1 1 ये आ गया x। अब यहाँ x नहीं है तो x भी एक ही बार कॉमन आ सकता है। तो क्या आया, सार्वगुणनखंड 2 दूनी 4 इंटू x 4x। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल 7वां, 1 2 3 3 व्यंजक है, सबको अखंडनीय गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। 5 दूनी 10 होता है, गुणा p गुणा q। दूसरा है 20 QR। 20 को क्या लिख सकते हैं, ये था 5 दूनी 10, इसमें 2 का गुणा और कर देंगे तो 20 हो जाएगा। 5 दूनी 10 दूनी 20 q इंटू r। तीसरा व्यंजक है 30 RP। यहाँ देखिए अब 30 है तो ये आप कर सकते हैं, 3 से 10 आ गया, 5 से 2 आ गया और 2 से 1 आ गया। क्लियर, तो क्या हुआ अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा r गुणा p। अब आप सार्वगुणनखंड निकाल सकते हैं तो क्या लिखेंगे, इसलिए सार्वगुणनखंड क्या हो जाएगा, देखिए 5 5 5 तीनों में है तो ये आ गया 5, 2 2 2 तीनों में है तो ये आ गया 2। अब यहाँ पर 5 और 2 कोई संख्या नहीं है, संख्या यहाँ ऊपर नहीं है कोई, तो अब आगे देखने से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ आया p तो यहाँ पर p नहीं है, फिर आया q, यहाँ q है तो यहाँ q नहीं है, तो सिर्फ सार्वगुणनखंड क्या होगा, 5 दूनी 10, यही उत्तर प्राप्त होगा। क्लियर है, तीनों में आना चाहिए। यहाँ p है तो यहाँ p नहीं है, यहाँ q है परंतु यहाँ नहीं है। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां हल, 1 2 3 व्यंजक दिए हैं। पहला है 3x स्क्वायर वाई क्यूब। 3 अभाज्य संख्या है, x 2 बार है, y कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। दूसरा व्यंजक 10x क्यूब वाई स्क्वायर। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 तो लिखा 5 गुणा 2, x 3 बार है, 1 2 3, y 2 बार है। तीसरा व्यंजक 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 होता है तो 3 गुणा 2, x 2 बार है, y 2 बार है और z 1 बार है। क्लियर, अब इसलिए सार्वगुणनखंड कॉमन देखना है आपको, क्या हो जाएगा, देखिए 3 परंतु यहाँ 3 नहीं है। अब यहाँ पर शुरू हो गया है संख्यात्मक मान, तो यहाँ 3 ही है, x x x 1 1 1 तो ये लिख दिया x। फिर x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है तो एक बार x और आ गया। y y y सब में है तो यहाँ लिख दिया y। फिर y y y एक और बार सब में है तो यहाँ आ गया y। अब यहाँ z नहीं है, यहाँ पर है z तो z नहीं आ सकता, तो क्या आ गया हमारे पास, सार्वगुणनखंड x स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। आपको ये व्यंजक दिए गए, इनके गुणनखंड करने हैं। तो ये गुणनखंड या तो सार्वगुणनखंड की विधि से होगा या पुनः समूहन की विधि से होगा। तो करते हैं हल। देखिए पहला 7x माइनस 42। 7x 7 एक अभाज्य संख्या है तो क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा x। 42 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 42 7 की टेबल में आता है 42, 7 छंग 42, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो ये इसके क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। 42 के क्या लिखा है हमने, 7 गुणा 2 गुणा 3। क्लियर है यहाँ से। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो 7 हम कॉमन ले लेते हैं बाहर। अब ब्रैकेट लगाएंगे, इस वाले व्यंजक में क्या बच गया, 7 कॉमन आने के बाद x बचा है। फिर लिखेंगे माइनस, यहाँ से 7 तो हमने ले लिया बाहर तो कितना बचा, 2 गुणा 3।
2 गुणा 3 क्या होता है, x माइनस 3 दूनी 6। अब ये देखिए गुणे के रूप में आ गए, बीच में कुछ नहीं है मतलब गुणा है, तो इसका मतलब ये क्या प्राप्त हुआ हमको, इस व्यंजक के गुणनखंड प्राप्त हुए। क्या, आप गुणा शो नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे लिखेंगे 7x माइनस 6। क्लियर है, कुछ नहीं लिखा होता है, इसका मतलब गुणा ही है उनके बीच में, तो गुणनखंड के रूप में हमने लिख दिया इस दिए गए व्यंजक को। क्लियर है, समझ में आया, ये कौन सी विधि है, सार्व गुणनखंडों द्वारा गुणनखंड। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पर, दूसरा। देखिए क्या है, 6p माइनस 12q। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 होता है, और p भी है गुणे में, माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 12, 2 से जाएगा 6 आएगा, फिर 2 से 3 आया, फिर 3 से 3 एकम 3। ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा q। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अब p इधर है परंतु इधर नहीं है, तो कॉमन क्या दिख रहा है, ये 3 और ये 2। तो आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 तो आपने ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा, यहाँ पर p, फिर आया माइनस, यहाँ बचा है 2q, और 3 गुणा 2 कितना होते हैं, 6, p माइनस 2q इसका उत्तर होगा। ये गुणनखंड के रूप में है, गुणा है दोनों के बीच में, एक खंड ये दोनों के बीच में गुणा। तो ऐसे खंड करने हैं जो गुणे में हो, तो ये गुणनखंड के रूप में आ गया। इस व्यंजक को हमने क्या लिख दिया, गुणनखंड के रूप में। क्लियर, चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3 हल। 7a² प्लस 14 है, 7 एक अभाज्य संख्या है, तो इसको लिख दिया 7 गुणा a प्लस 14 को 7 दूनी 14 होते हैं गुणा a। देखिए 7 कॉमन दिख रहा है और ये a कॉमन दिख रहा है, तो क्या कॉमन आ गया, 7a, 7 गुणा a 7a, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, यहाँ पर a बचा है, फिर प्लस यहाँ बचा है 2, a प्लस 2, तो ये इसका गुणनखंड हो गया 7a a प्लस 2। क्लियर, अगला प्रश्न देखिए, चौथा हल। -16z प्लस 20z क्यूब। 16 को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 16 को लिखा 1 2 3 4, 4 बार है 2, 1 2 3 4, माइनस 1 के साथ लगा दिया, z गुणा z आ जाएगा, प्लस 20 को क्या लिख सकते हैं, देखिए सम संख्या है, 2 से 10 हो गया, 2 से 5, और ये 5 एकम 5, तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5, ये लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 5, और z है 3 बार। अब देखिए क्या कॉमन है, ये 2 है, ये 2, तो ये 2, फिर ये 2, ये 2, ये 2 लिख दिया। अब वहाँ 2 नहीं है, तो देखने से कोई आगे मतलब नहीं है। यहाँ एक बार z है, तो ये एक बार z, ये कॉमन आ गया। अब देखिए क्या बचा यहाँ पर, ये माइनस बचा है, और ये 2 दूनी 4 बचा है, तो -4 बचा, प्लस ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, तो 5z², क्या बच गया, 5z इंटू z क्या हो जाएगा, z², तो बचा है 5z²। तो उत्तर क्या हो गया, 2 दूनी 4z, और ब्रैकेट में -4 प्लस 5z²। क्लियर, समझ में आया कैसे करना है, इजी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, पांचवा हल देखिए इसका। 20l² प्लस 30alm गुणनखंड के रूप में लिखते हैं हम। 20 को क्या लिखा था, 2 से 10 आ गया, 2 से 5 आ गया, और 5 से कम 5 आ गया, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 5, l 2 बार आएगा, l² है इसलिए, और गुणा m, प्लस 30 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। 3 से जाएगा, ये आ गया 10, फिर 2 से जाएगा 5, और फिर 5 एकम 5, तो क्या प्राप्त हुआ, 3 गुणा 2 गुणा 5, इसको लिख दिया 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा a गुणा l और गुणा m। कॉमन क्या है देखते हैं, 2 है, यहाँ भी 2 है, 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, l यहाँ भी है, l यहाँ भी है, m यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या आ गया, 2 गुणा 5 गुणा l गुणा m। बचा क्या, 1 2 2l,
प्लस यहाँ क्या बचा है देखिए 3a, बस यहाँ बचा है 3a। क्लियर है? तो क्या हमारे पास उत्तर आया 5 दूनी 10 LM 2L प्लस 3a। कभी अगर आप कंफ्यूज हो और आपको चेक करना है कि क्या ये हमारा सही गुणनखंड निकला है तो देख लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करके देखते हैं। 10 गुणा 2 20 L स्क्वायर M आ रहा है, 20 L स्क्वायर M। और इस वाले का गुणा इस पद से भी करो, 3 गुणा 10 30 ALM यही वापस प्राप्त हो रहा है। तो इसी का तो ये गुणनखंड रूप है, तो हमको ये हल करने से वापस ये मिल जाना चाहिए। तो मिल रहा है, इसका मतलब ये जो गुणनखंड किए हैं ये बिल्कुल सही है। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। हल छठा, 5x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर। हल करते हैं। 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 x कितनी बार आएगा? 2 बार। y कितनी बार है? 1 बार। माइनस 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 दिया 15, तो यहाँ लिख दिया 5 गुणा 3 गुणा x गुणा y 2 बार है। देखिए क्या कॉमन है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है। तो कॉमन क्या आया? 5x y। और क्या बच गया यहाँ? x माइनस यहाँ बचा है 3y। तो यही हमको गुणनखंड प्राप्त होगा, 5xy x माइनस 3y। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 7वां हल, 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। करते हैं हल। 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 2 5 दूनी 10, a कितनी बार है? 2 बार। माइनस 5 दिया 15, b कितनी बार है? 2 बार। प्लस 20 को क्या लिख सकते हैं? देखिए 20 5 में आता है 20, 5 चौक 20 होता है, फिर 2 दूनी 4 होता है और फिर 2 एकम 2 होता है। तो क्या हो गया? 5 गुणा 2 गुणा 2, ये हमने लिख दिया 5 गुणा 2 गुणा 2। और c कितनी बार आएगा? 2 बार। अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 5 5 5, ये आया 5, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, परंतु 2 सब में नहीं है। ये 3 यहाँ है परंतु 3 यहाँ दोनों में नहीं है, तो सिर्फ 5 कॉमन आया। अब यहाँ है a परंतु यहाँ नहीं है a, यहाँ b है तो दूसरे में b नहीं है, यहाँ c, तो सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है? 5। क्या बच रहा है? देखिए 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4, 2 दूनी 4 हो गया, 4c स्क्वायर। तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ? 5 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, यही गुणनखंड प्राप्त होगा। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 8वां हल, माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। क्लियर है? अब देख लीजिए यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट 4 4 4 सब में दिख रहा है। यहाँ a स्क्वायर है, मतलब a के यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है a, तो आप डायरेक्ट कॉमन निकाल सकते हैं 4a। 4 सब में दिख रहा है और a सब में दिख रहा है, तो कॉमन आ गया 4a। यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस बचेगा और एक a बच जाएगा। 4 तो कॉमन आ गया है और a स्क्वायर में से एक a कॉमन आ गया, तो क्या बच गया? माइनस a। प्लस 4a कॉमन आ गया तो बच गया b, माइनस 4a कॉमन आ गया तो बच गया c। तो क्या गुणनखंड प्राप्त हो गए हमको? 4a माइनस a प्लस b माइनस c, यही इसका गुणनखंड होगा। क्लियर है? तो आपको अगर डायरेक्ट दिख रहा है तो आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं है। सब में 4 आ रहा है तो 4 कॉमन ले लिया, सब में a आ रहा है तो a कॉमन ले लिया। क्लियर? देख लेते हैं अगला 9th हल, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। यहाँ भी आपको डायरेक्ट कॉमन दिख जाएगा। देखिए एक्स सब में है, वाई सब में है और जेड सब में है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं? एक्स वाई जेड। क्या बच जाएगा यहाँ से? एक्स स्क्वायर था, एक एक्स कॉमन आ गया है, तो क्या बच गया यहाँ पर? एक एक्स बच गया। प्लस यहाँ एक्स वाई जेड कॉमन आ गया है, यहाँ वाई स्क्वायर है तो एक वाई बच गया। एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, यहाँ जेड स्क्वायर था तो एक जेड यहाँ बच गया। तो यही इसका गुणनखंड होगा। क्लियर है? यदि आप डिटेल में बताना चाहें, पहले इसका गुणनखंड करें, एक्स गुणा वाई गुणा जेड,
और फिर आप सार्वगुणनखंड निकालें तो भी सही है, आप ऐसे डायरेक्ट कर रहे हैं तो भी सही है। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर, 10वां हल। a x स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। यहाँ भी आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा तो आप गुणनखंड के रूप में लिख के कर लेंगे, प्लस बी गुणा एक्स, वाई 2 बार आएगा क्योंकि वाई स्क्वायर है, प्लस सी एक्स गुणा वाई गुणा जेड। अब देखते हैं क्या कॉमन है। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये आ गया x। x यहाँ है परंतु अब यहाँ x नहीं है। y यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो xy आ गया। a यहाँ है परंतु यहाँ नहीं है, फिर x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो सिर्फ कॉमन आया xy। क्या बच गया? a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई प्लस c इंटू जेड। तो यही हमको गुणनखंड प्राप्त होंगे। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3। क्या दिया है? गुणनखंड कीजिए। अब आपको 4-4 पद दिए गए हैं, आपको देखना है कि क्या कोई ऐसी संख्या है जो चारों में कॉमन ली जा सकती है। तो देखते हैं, एक एक को हल करते हैं। पहला हल, तो ऐसी कोई संख्या है जो चारों में कॉमन आ रही है। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है परंतु यहाँ नहीं है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है परंतु यहाँ नहीं है, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ नहीं है। मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है या ऐसा कोई चर नहीं है जो चारों पदों में कॉमन लिया जा सकता है। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? पुनः समूहन विधि। देखिए कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। समूह बनाने हैं आपको दो दो के। इन दोनों को अगर आप समूह बनाएं तो कॉमन दिख रहा है, x इसमें भी इसमें भी है। इन दोनों को समूह बनाए तो भी कॉमन दिख रहा है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर x कॉमन आ गया। क्या बच गया? यहाँ 2x थे, x स्क्वायर मतलब x गुणा x है, एक x कॉमन है तो बच गया यहाँ x प्लस एक x यहाँ कॉमन चला गया तो बच गया y प्लस यहाँ दोनों में 8 कॉमन है, यहाँ बच गया x प्लस यहाँ क्या बच गया? y। क्लियर है? अब ये दो पद हो गए। इन दोनों पदों में क्या कॉमन है? देखिए x प्लस वाई इधर भी है, x प्लस वाई इधर भी है, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई कॉमन और ब्रैकेट में जो बच गया वो लिखेंगे। यहाँ बचा x, ये प्लस और यहाँ बचा 8। अब ये दोनों गुणनखंड के रूप में आ गए, दोनों के बीच में गुणा है, इसका मतलब यही दिए गए व्यंजक का गुणनखंड रूप है। क्लियर? समझ में आया? क्या किया हमने? दो दो के समूह बना के और फिर कॉमन गुणनखंड निकाला और फिर जो मिला उसमें भी हमने देखा कि क्या कॉमन है। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 2। -6x प्लस 5y माइनस 2। तो पहले तो देखते हैं हम कुछ ऐसी संख्या या ऐसा चर है जो सभी में कॉमन है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये 2 तो अकेला, इसमें कोई चर है ही नहीं, तो चर किसी में भी ऐसा नहीं है जो सब में होगा। और 2 यहाँ है पर 5 में 2 नहीं आता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो सब में कॉमन हो। तब हम ग्रुप बनाएंगे, समूह बनाएंगे। आपने यदि इन दोनों को समूह में लिया और फिर इन दोनों को समूह में लिया, देखिए यहाँ पर है 15, तो 5 तिया 15 लिख सकते हैं, गुणा x गुणा y, माइनस 6 को लिख सकते हैं 3 दूनी 6 गुणा x, ये एक समूह, प्लस 5 गुणा y गुणा 1 लिख सकते हैं, माइनस 2 गुणा 1। 1 क्यों लिखा? क्योंकि हमको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ 5y है, यहाँ 2 है, इसलिए हमने 1 भी लिख दिया। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो 3x कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? 5y, ये माइनस 3x कॉमन है तो 2 बच गया यहाँ पर, 5y माइनस 2, प्लस यहाँ पर सिर्फ 1 कॉमन आएगा, ये कॉमन आ गया, 5y माइनस 2। क्लियर है? अब देखिए ये 2 पद हैं, इनमें क्या कॉमन दिख रहा है? ये 5y माइनस 2 इधर भी है और 5y माइनस 2 इधर भी है, तो इसको निकाल लिया। 5y माइनस 2 को बाहर, क्या बच गया? 3x प्लस 1। तो ये गुणनखंड प्राप्त हुए इस दिए गए व्यंजक के। क्लियर? चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 3। ax प्लस bx माइनस ay माइनस by।
फिर दो दो का ग्रुप बनाएंगे, इन दोनों को एक ग्रुप में, इन दोनों को एक ग्रुप में ले लिया। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये आ गया x कॉमन। ब्रैकेट में यहाँ बचेगा a प्लस यहाँ बचा b, यहाँ माइनस वाई, यहाँ माइनस वाई, दोनों जगह तो माइनस वाई निकाल लिया बाहर, तो क्या बच गया, यहाँ पर a बच गया। अब ये बचेगा प्लस b, ये समझ में आया। ये देखिए माइनस ए वाई और माइनस बी वाई। यदि आप माइनस बाहर नहीं निकालते, सिर्फ आपको दिख रहा है कि y कॉमन है, तो ये निकाल लिया y, तो यहाँ क्या बच जाता, माइनस ए, और यहाँ बच जाता माइनस बी। क्लियर है। अब हमको माइनस ए माइनस बी तो नहीं चाहिए था, हमको तो a प्लस बी चाहिए था। तो हमको क्या करना होता है, माइनस हम ले लेते हैं बाहर, तो ये आ गया माइनस वाई, और अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, ये हमने समझा था। तो ये माइनस ए बदल जाएगा प्लस ए में, और माइनस बी बदल जाएगा प्लस बी में। तो यही तो किया हमने, माइनस वाई ए प्लस बी। क्लियर, समझ में आया। यही दो पद थे, माइनस ए वाई माइनस बी वाई, वाई कॉमन दिख रहा है तो वाई निकाल लिया बाहर, ब्रैकेट में माइनस ए माइनस बी, परंतु यहाँ पर तो है प्लस ए प्लस बी, तो हमको इसको माइनस को बाहर लेना होगा। ये माइनस आया बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह बदल गए। क्लियर। अब देखिए इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, ए प्लस बी कॉमन दिख रहा है। क्या बच गया, यहाँ बचा एक्स माइनस वाई, तो ये ही गुणनखंड होंगे दिए गए व्यंजक के। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न हल। 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। फिर आपको दो दो के समूह बनाने हैं। देखिए यहाँ पर 15 है, यहाँ भी 15 है, आप 15 कॉमन ले लेंगे तो ये पीछे इसके बराबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमको दूसरा ग्रुप देखना होगा। देखिए 15pq, इसके साथ में यदि हम ले लेते हैं 25p, ऐसा ग्रुप बना रहे हैं हम, और प्लस क्या बचा यहाँ 15 प्लस 9q, ये दो एक ग्रुप में रखा हमने। पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है क्योंकि ये सब प्लस में है, और फिर आप समूह बना सकते हैं। अब देखिए 15pq, 5 दिया 15 गुणा p गुणा q, प्लस 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा p, 5 5 25, प्लस यहाँ पर क्या हो गया 5 दिया 15 प्लस 9 को 3 दिया 9q। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, 5p कॉमन आ गया, मतलब ये लिख दिया 5p। क्या बच गया 3q, प्लस यहाँ सिर्फ बचा है 5, प्लस यहाँ कॉमन निकला 3, क्या बच गया यहाँ पर 5 प्लस 3q, तो यहाँ भी 5 प्लस 3q है, यहाँ 5 प्लस 3q है, आगे पीछे हो सकता है, 2 प्लस 3 भी 5 होते हैं और 3 प्लस 2 भी 5 होते हैं। तो इसका मतलब 3q प्लस 5 दोनों में, 3q प्लस 5 दोनों में, क्या बच गया 5p प्लस 3। तो यही हमको क्या प्राप्त हुआ, दिए गए व्यंजक का गुणनखंड होगा। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा हल। देखिए क्या है, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। ठीक है, अब देखिए दो दो का समूह बनाया, ये एक समूह और ये दूसरा समूह। क्लियर। अब यहाँ पर z गुणा 1 लिख सकते हैं, माइनस 7 गुणा 1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। अब ये एक समूह हो गया, प्लस दूसरा समूह क्या है 7 गुणा x गुणा y माइनस x गुणा y गुणा z। क्लियर। कॉमन निकालते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ भी 1, तो एक कॉमन आ गया, बच गया z माइनस 7, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स वाई यहाँ भी, एक्स वाई यहाँ भी, तो एक्स वाई निकाल लिया कॉमन, क्या बच गया 7 माइनस z। क्लियर। अब यहाँ तो है z माइनस 7, तो आपको क्या करना होगा, माइनस को लाना होगा बाहर, तभी तो यहाँ भी ये z माइनस 7 बनेगा। तो ये देखिए z माइनस 7 था यहाँ पर, अब ये हो गया माइनस एक्स वाई, ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ये जो z माइनस का था ये प्लस का हो गया, और जो 7 प्लस का था वो हो गया माइनस का। ये क्लियर हो रहा है। अब आप z माइनस 7 कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल लिया z माइनस 7 कॉमन, यहाँ पर है 1, यहाँ है माइनस एक्स वाई। क्लियर हुआ। कैसे करना है,
यहाँ z माइनस 7 था और यहाँ 7 माइनस z था, तो हमने क्या किया, ये माइनस ले लिया बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल दिए। z माइनस का था, ये बन गया प्लस का, 7 प्लस का था, ये बन गया माइनस का। अब हम z माइनस 7 दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर बचा 1 माइनस XY। क्लियर, समझ में आया। प्रश्न 5वां, तो उम्मीद करती हूँ ये प्रश्नावली 14.1 आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे की प्रश्नावली के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।